नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती है आपके लिए, उसके लिए स्टैटिक जीके की मास्टर क्लास लेकर आया हूं मैं आज। आपसे मैंने वादा किया था कि स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर्स की मैं क्लासेस आपको अवेलेबल कराऊंगा यहां पर, लेकिन आज की क्लास में बात जीके की होगी। जीके के लगभग सभी सवाल जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए, स्पेशली दिल्ली पुलिस में पूछे गए, और उसी पर आधारित और सवाल जो आ सकते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, उनको लेकर आया हूं मैं इस क्लास में। होपफुली ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। इस पूरी क्लास को देखेंगे और इसमें जितने भी सवाल हैं, 150 के करीब लगभग सवाल है इसमें, उन सभी सवालों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और साथ में बहुत सारी चीजें नई सीखने को भी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। एक एक करके सभी सवालों के बारे में बात करूंगा आपसे मैं। और पहला सवाल देखेंगे यहां पर क्या होगा। सुधा चंद्रन जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल डांसर है, किस फील्ड से रिलेट करती है? अब आपको याद रखना है कि यहां पर जो बात सुधा चंद्रन की हो रही है, इस तरह की बहुत सारी पर्सनालिटीज जो अलग अलग डांस फॉर्म से रिलेट करती हैं, या कई बार उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पूछ लिया जाता है कि इनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये कौन से, किसके द्वारा, इसके वादक कौन है, या फिर वहां का डांस पूछ लेते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम छोटी छोटी वीडियोज लेकर आते हैं, 10 मिनट सीरीज लेकर आते हैं, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की दे सके। वो आप जरूर चेक कर लेंगे। लेकिन सवाल है कि सुधा चंद्रन कहां से रिलेट करती हैं। देखो, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और सत्रिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है। इन सभी में आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम से रिलेट करती हैं सुधा चंद्रन। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो कि केरला का एक डांस फॉर्म है, आप जानते हैं। और केरला में इसके अलावा यानी कथकली होता है और उसके अलावा एक डांस है थुलल के नाम से, वो भी केरला में होगा। उसके अलावा एक पदायनी के नाम से डांस है, वो भी केरला में होगा। तो तमाम डांस केरला में होंगे आपके पास। लेकिन अब इसमें याद रखना, मोहिनी अट्टम जो केरला से रिलेट करता है, इसमें भगवान विष्णु से, देवता जो है हमारे भगवान विष्णु से संबंधित है। निम्नलिखित में से कथक के लखनऊ घराने से संबंधित है। हम जानते हैं कि कथक लखनऊ से, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया से, उत्तर प्रदेश से, कई बार इसके लिए अलग अलग आंसर यूज किए जाते हैं। लेकिन लखनऊ या उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया से रिलेट करने वाला ये जो डांस है कथक, जिसको कहा जाता है मुगल टाइम पीरियड में ये दोबारा से इसका जन्म हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है बेसिकली। और पंडित बिरजू महाराज जो है वो इसी घराने से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा कौन किस घराने से आता है, और इसके लिए जो छोटी वीडियोस है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य यानी डांस ऑफ द स्टोरी टेलर कहा जाता है? कथावाचक जो है उनका नृत्य कहा जाता है। अब याद रखें, उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, लेकिन कथक डांस जो उत्तर प्रदेश का है, नॉर्थ इंडिया का है बेसिकली, उसी को कथावाचकों का नृत्य कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसी तरह से सवाल रिपीट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास यहां पर कि देवी दुर्गा जो है और महिषासुर के बीच में एक मॉक वॉर को डिफाइन करने वाला कौन सा डांस होता है? पहले तो आपको याद होगा कि भांगड़ा जो पंजाब का डांस फॉर्म है, उसके अलावा गिद्दा भी होता है पंजाब में। किकली के नाम से बहुत पूछा जाता है, किकली कहां का है? पंजाब का ही है वो। रास लीला जो है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी जो है वो भी उत्तर प्रदेश का ही होता है। कालबेलिया के नाम से जो आएगा आपके पास वो राजस्थान में होगा। लेकिन इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि डांडिया रास जो कि गुजरात का है सर, इसी में डिफाइन किया जाता है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच के मॉक वॉर को। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? यानी किस डांस फॉर्म में बिहू नृत्य से संबंधित है? अब यहां पर आपको पता है मणिपुर जो है वो मणिपुरी डांस होता है, तो यहां मणिपुर नहीं बल्कि मणिपुरी होगा ये, क्योंकि एक डांस है मणिपुरी। और उसके अलावा हम जानते हैं कथक जो नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी है यहां पर। लेकिन अब बिहू क्योंकि असम का डांस फॉर्म है, ये भी याद होगा। और बिहू में भी कई सारे बिहू आपको देखने को मिलते हैं बार बार। जब आप इन नामों को पढ़ेंगे बिहू के बारे में, चाहे वो रंगोली बिहू हो, चाहे वो भोगली बिहू हो, इस तरह के नाम आएंगे, वो सारे के सारे असम से ही रिलेट करेंगे यहां पर। लेकिन सत्रिया जो होगा वो भी असम का ही होगा। तो सत्रिया जो डांस फॉर्म है असम का। और एक और डांस भी आपको मैं बताकर चल रहा हूं, बिहू और बगुरुम्बा के नाम से आता है, वो भी असम का होगा।
बगुरुम्बा। चलिए भाई, एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है? यानी जब खेती की टाइम होता है, फार्मिंग का सीजन होता है, तो स्पेशली झारखंड की महिलाएं जो हैं वो उस डांस को परफॉर्म करती हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या लगती है सर, इसमें कौन कौन से डांस हो सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात यह है यहां पर कि जो एक डांस फॉर्म दिया गया इसमें यक्षगान के नाम से, सर वो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यक्षगान तो कर्नाटका का होता है, यक्षगान कर्नाटका का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें झूमर, देखो एक झूमर है, एक झुमूर है, और उसके अलावा एक हमारे पास जो है वो घूमर है। तो घूमर डांस जो है वो राजस्थान का है, झुमूर के नाम से जो डांस है वो असम का है। जब चाय के जो बागान है वहां किया जाता है झुमूर, और ये झूमर अलग डांस है। फर्क है सभी डांसों के अंदर, ये नाम को याद रखना है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतने क्लोज वर्ड है ना भारत में कि इन सारे डांस को आपको याद रखना ही होगा किसी भी तरह से। अब जैसे कि यहां पर एक डांस भी हमसे पूछा गया कि जो डांस है हमारे पास वेरा के नाम से, अब ये कहां से आता है? तो ये आंध्र प्रदेश का डांस हो गया, एक कर्नाटका का डांस हो गया, और एक हमारा झूमर जो झारखंड का डांस होगा। 17वीं शताब्दी में असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य भामा कलापम की रचना की। वो कौन है? अब यह भी याद है आपको कि सर कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, तो इसका मतलब जो एक नाट्य नृत्य होगा भामा कलापम, यह भी आंध्र प्रदेश से रिलेट करेगा। अगर इसका रिलेशन पूछ लिया जाए, सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा एग्जाम में हर बार, लेकिन भामा कलापम का संबंध आंध्र प्रदेश से होगा, और साथ ही इसके लिए जो व्यक्ति होंगे जिनका नाम है सिद्धेंद्र योगी के नाम से, उनको याद रखेंगे। सिद्धेंद्र योगी होने वाले यहां पर, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, इस नाटक को बनाया, इस नृत्य की रचना की जो कि कुचिपुड़ी पर आधारित है। तो ये सवाल इस तरह से घुमाकर भी पूछे या सीधा करके पूछे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल जो भी होगा सिद्धेंद्र योगी होंगे यहां पर सही आंसर भामा कलापम के लिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की संस्थापक कुमुदिनी लाखिया का संबंध किससे है? अब ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में देखो दिल्ली पुलिस बार बार सवाल पूछती है। ये जो कुमुदिनी लाखिया हैं, बेसिकली इनका संबंध किससे होगा? और यहां पर देखो नाम में, क्योंकि ये स्पेलिंग इतनी क्लोज होती है, कर दी है, कुमुदिनी लाखिया है, तो याद रखेंगे ये कथक से रिलेट करती है सर। ये उत्तर प्रदेश के जो कथक डांस है नॉर्थ इंडिया का, वहां से रिलेट करती है, और इनका नाम है कुमुदिनी लाखिया, कथक से रिलेट करती है। कई सारे पुरस्कार विजेता रह चुकी है अब तक ये। निम्नलिखित में किसने हाय डांस की रचना की है जिसको क्रिएटिव डांस का नाम दिया गया? हाय डांस या क्रिएटिव डांस कहा जाता है। अब ऐसे डांस फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा आपसे कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो याद रखना यहां जो रचना के बारे में बात हो रही है सर, उदय शंकर जी के द्वारा की गई। तो उदय शंकर ने हाय या क्रिएटिव डांस की बात की है। अब यहां पर एक सवाल है, देखो यहां कि निम्नलिखित में कौन सा बागानियों के द्वारा, बागानी का मतलब यह होता है सर जो हमारे पास बाग में काम करते हैं, चाय के बाग में काम करते हैं, चाय के बाग में काम करने वाले लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका सवाल पूछा गया है। अभी अभी मैंने बताया कि सर यहां जितने भी डांस हमारे पास दिए गए उनमें आपके देखो झूमर मैंने अभी अभी आपको समझाया, घूमर राजस्थान का है, झूमर झारखंड का है, झुमूर ये जो होगा आपके पास ये असम का हो जाएगा, चाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। और इसी में देखो हमारे पास एक डांस और आता है जिसको आप सीखोगे, समझोगे कि इस डांस का नाम है सर करगा। अभी जो करगा डांस है देखो इसको भी याद रखिएगा सर कि भाई इस तरह के जो डांस है हमारे पास करगा के नाम से, ये कर्नाटक का है। तो करगा जो है वो कर्नाटक का डांस है, ये नहीं हो सकता। तो असम से रिलेट करने वाले डांस को झुमूर कहा जाता है। इलियाना सिटारिस्टी जो कि विदेशी मूल की यानी इटली की है। अगर हो सकता है अगली बार सवाल ये पूछ ले कि एक प्रसिद्ध पद्म पुरस्कार विजेता, पद्मश्री पुरस्कार विजेता रह चुकी इलियाना सिटारिस्टी जो विदेशी मूल की शास्त्रीय नृत्य क्या क्लासिकल डांस है ये, और बेसिक तौर पर ये डांस क्या करती है उड़ीसी डांस जो उड़ीसा का क्लासिकल, और साथ में यहीं पर एक डांस और भी होता है उसको भी करती है जो उड़ीसा में, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के रीजन में होता है, छऊ डांस कहते हैं जिसे, जो नोवा
देश का क्लासिकल डांस इसको घोषित करने की बात चल रही है और एक संगठन के द्वारा किया भी गया उसे, तो यहां ये इटली से आने वाली इलियाना सिटारिस्टी जो है ये ओडिसी डांस परफॉर्म करती है। कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किस डांस से संबंधित है? तो इनके बारे में याद रखेंगे, कल्याणी अम्मा का जो संबंध है वो किस डांस से होने वाला है भाई, इसको याद रखें। कथक होगा, मणिपुरी होगा, मोहिनी अट्टम रहेगा यहां पर, या फिर इसके अलावा और कोई सा डांस फॉर्म होगा। तो जब हम बात करते हैं कल्याणी अम्मा के बारे में तो ये मणिपुरी नहीं भाई, ये मणिपुर हो गया, इन्होंने फिर से ये मणिपुरी है यहां पर, हर बार याद रखना। तो जो मणिपुरी है उससे रिलेट नहीं बल्कि केरला के मोहिनी अट्टम से रिलेट करते हैं। और ये जो अम्मा शब्द इस्तेमाल है ना, ये जनरली तौर पर आपको कहां मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है, केरला में मिलता है। इस बेल्ट में अम्मा शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, तो मोहिनी अट्टम से रिलेट करती है। ढिमसा किस राज्य का एक लोक नृत्य, इज अ फोक डांस, लोग नहीं लोक नृत्य मेरे भाई, किस राज्य का एक लोक नृत्य है ढिमसा? फोक डांस है ये। अब ये याद रखिएगा, दिमसा या ढिमसा जो कहते हैं इसे हम लोग, देखो कई बार ना स्पेलिंग बहुत क्लोज हो जाती है और कई बार ये परेशानियां भी लेकर आती है, इसको ढिमसा पढ़ा जाता है। ठीक है, फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जानते हैं सर इस नाम का डांस देखो, हमें पंजाब के डांस याद है, हमने किकली डांस याद किया है पंजाब का, हमें भागला गिद्दा के अलावा गट का जो मार्शल आर्ट है वो याद है, राजस्थान का हमें याद है घूमर है, कलबेलिया के नाम से डांस याद है हमें राजस्थान का। उसके अलावा भवाई के नाम से भी एक डांस जो गुजरात और राजस्थान दोनों में होता है। उत्तर प्रदेश में याद है कुछ, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक डांस होता है जिसका नाम है ढिमसा। लेकिन अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें मेरे दोस्त, याद रखना इसमें कुचिपुड़ी तो होता ही है क्लासिकल में, और एक कोलाट्टम नाम से भी डांस होता है, तो कोलाट्टम जो है वो भी आंध्र प्रदेश का होगा। अगला क्वेश्चन है, करगम जो एक फोक डांस है वो किस राज्य से संबंधित है? जो कि एक फोक डांस है, लोक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो जो करगम नाम का फोक डांस है, याद रखना भाई, इस तरह के जो डांस फॉर्म रहते हैं हमारे पास, उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको समझ में आता है कि सर राजस्थान पढ़ लिया हमने, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हमने असम के बारे में याद करा, बुगुरम्बा है, बिहू है, सत्रिया है यहाँ का, लेकिन अब हमें बात करनी है उड़ीसा के। हमने बहुत सारे डांस याद करे, स्पेशली उड़ीसा है, घुमूरा के नाम से एक डांस, घुमूरा के नाम से डांस है, उड़ीसा के अंदर आता है सर, याद रहेगा। उसके अलावा रणपा के नाम से एक डांस है, रणपा, वो आता है उड़ीसा के अंदर। लेकिन यहां पर याद रखना है कि ये तमिलनाडु का डांस है जिसे करगम कहा जाता है। राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी, तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल ये यामिनी रेड्डी को लेकर है, बाकी माता पिता का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यामिनी रेड्डी जो है उनका संबंध किस डांस से है? इस तरह के डांस के देखो पहले मैंने सब तरीके के सवालों को ऐड किया हुआ है, तो यामिनी रेड्डी का संबंध किससे होगा? मणिपुर, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथक, किससे रिलेट करती होंगी यामिनी रेड्डी जो है भाई? चलिए बताइए मुझे, तो यामिनी रेड्डी का जो संबंध होगा हमारे पास वो होने वाला है किससे? तो याद रखो भाई, दैट इज फ्रॉम द कुचिपुड़ी। ये कहां से रिलेट करती होंगी? ये आपके पास कुचिपुड़ी से रिलेट करती होंगी, क्योंकि यहां का एक डांस फॉर्म होने वाला है। चले भाई, इसको याद रखेंगे होपफुली, और मुझे लगता है कि कोई भी परेशानी आपको इसके अंदर नहीं आएगी। आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है सर। भारिया जनजाति, पहले तो ये पता होना चाहिए ना भारिया जनजाति है कहां की। तो जो भारिया जनजाति है सर, ये जनजाति हमारी मध्य प्रदेश के पास आती है, और मध्य प्रदेश की ये जनजातियों के द्वारा डांस किए जाते हैं। उसमें एक डांस है भदम, बदम, कुछ भी कहते हैं इसे, कई बार नाम अलग अलग वर्ड्स में यूज किए जाते हैं। तो जो भारिया ट्राइब है, देखो हर बार सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि जो भदम डांस है वो किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है? भारिया ट्राइब के द्वारा। या पूछेगा भदम डांस जो है इसका संबंध किस राज्य से आता है? मध्य प्रदेश से आता है। ये भी आपको याद रखना है भाई। जो नहीं पता उसको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आर्ट्स और कल्चर की जो क्लास है वो सबसे बेस्ट होती है और सबसे ज्यादा सवाल की संभावना वहीं से रहती है। चलिए आगे देखते हैं भाई। सैला एक लोक नृत्य जिसमें बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। तो कई बार ये भी पूछ सकता है कि सैला कहां का नृत्य, और कई बार ये पूछेगा इसमें किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, दैट इज
बंबू स्टिक्स यूज की जाती हैं। अब ये डांस कहां हो सकता है? लद्दाख, केरला, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो देखो याद रखना है, यहां पर एक डांस है जो छत्तीसगढ़ का है, बेसिकली पैका के नाम से, वो भी छत्तीसगढ़ में है। और ये सैला के नाम से जो डांस है ये भी आपके पास छत्तीसगढ़ में होगा। वैसे अगर आप बात करेंगे कि सर लद्दाख हमारे पास है, अगर हम लद्दाखों की बात करें तो लद्दाख में जैसे एक लम्हास के नाम से, लमास के नाम से, एक छम के नाम से डांस होते हैं। ये जो डांस फॉर्म है लद्दाख के, उसको भी याद रखिएगा। और मणिपुर की बात हम लगातार करते हैं क्योंकि मणिपुर में भी कई सारे डांस फॉर्म देखो हमारे पास हैं, और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा मणिपुर के अंदर, उसमें आप जानते हैं जागोई नाम का डांस होगा, उसको याद रखिएगा। अहराई की भारिया जनजाति का एक लोक नृत्य है। अब फिर सवाल वही है, अहराई भी एक फोक डांस है भारिया ट्राइब का। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, ये सवाल अगर ध्यान से देखा जाए तो रिपीट सवाल हुआ है सर, क्योंकि बात भारिया ट्राइब जानने की या अहराई डांस जानने की। कोई एक बात अगर आपको पता है तो आंसर कर दोगे सर, ये मध्य प्रदेश की होगी। तो भारिया ट्राइब मध्य प्रदेश की होगी। फुगड़ी जो एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कहां पर होता है? तो फुगड़ी के नाम से जो एक लोक नृत्य है वो कहां पर होगा, इसको कहां परफॉर्म किया जाएगा? याद रखो भाई, तो जो फुगड़ी के नाम से होने वाला है, देखो मैं आपको बताकर चल रहा हूं, इसीलिए छोटी छोटी बातें चीजें क्लियर करिएगा। जैसे कि हमारे पास एक मांडो के नाम से, मांडो एक फेस्टिवल भी होता है और मांडो का नाम का एक डांस भी होता है। इस फेस्टिवल में इस डांस को किया जाता है। एक कुणबी के नाम से होता है, KUNBI, कुणबी कहते हैं इसे, कुणबी। कुम्मी अलग है, याद रखना, कुम्मी तमिलनाडु चला जाता है और कुणबी के नाम से जो है वो हमारा रहता है गोवा के अंदर। और गोवा में ही एक फुगड़ी नाम का जो डांस है वो भी किया जाता है। कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह जी एक नर्तक है। देखो आज ही की क्लास में मैंने आपको ये बात बताई है कि कालिदास सम्मान, एक तो ये समझ में आया कि डिफरेंट फील्ड के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको दिया जाता है, लेकिन गुरु विपिन सिंह जी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे सर यहां पर, उसमें हमने ये बात की थी। तो गुरु विपिन सिंह जी जो मणिपुरी डांस से रिलेट करते हैं, मणिपुर से रिलेट करते हैं, और ये मणिपुरी जो कि भारत का एक क्लासिकल डांस है, तो मणिपुरी से रिलेट करते हैं गुरु विपिन सिंह जी। कौन सा मिजो लोगों के द्वारा, मिजोरम के लोगों के द्वारा बांस से किए जाने वाला ट्रेडिशनल डांस है? तो बंबू डांस कहा जाता है जिसे। अब ये बंबू डांस जो मिजोरम के लोग करते हैं, इसको देखो मिजोरम में एक खुल्लम नाम का डांस भी होता है, खुल्लम। एक चिराव नाम का डांस भी होता है। लेकिन आप सवाल करेंगे सर हमें सीखना है यहां पर अगर, तो हमें यह पता हो कि आलू यट्टू डांस कहां का है। ये नागालैंड का डांस है। अगर मैं कहूं उडूहू कहां का डांस है, यह भी नागालैंड का है। और मोशाई कहां का डांस है, तो यह भी नागालैंड का है। लेकिन चिराव डांस जो है वो मिजोरम का है, और इसी को जनरली बंबू डांस भी कहा जा सकता है। ट्रेडिशनली यही होता है। निम्नलिखित में कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला को चित्रित करता है? अब आपको यह पता हो सबसे पहले कि जो कुमाऊनी है वो कहां पर होते हैं, कुमाऊं डांस कहां का है, जो कुमाऊनी ट्राइब है वो कहां का है मेरे दोस्त, पहले आप वो समझो। देखो यहां पर याद रखिएगा कि कुमाऊं जो ट्राइब है ना, ये हमारे पास आपको जो गढ़वाल का रीजन है, जो उत्तराखंड की जो बेल्ट है हमारी, उत्तराखंड में मुख्य तौर पर, और कुछ हिस्सा हिमाचल का या नेपाल में पहुंच जाता है कि ये वहीं से टच करता हुआ पूरा पोर्शन है। तो कुमाऊं जनजाति की युद्ध कला है सर, उसके छोलिया कहा जाता है। या अगली बार पूछे कि छोलिया जो कि एक मार्शल आर्ट डांस है, वो जनरली किस राज्य से रिलेट करता है, किस जनजाति से रिलेट करता है? तो याद रखना उत्तराखंड की कुमाऊं जनजाति, कुमाऊनी ट्राइब से रिलेट करता है, इसे छोलिया कहा जाएगा। आंजी लामू लोक नृत्य है किस राज्य का? आंजी लामू जो कि एक लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से रिलेट करता है? तो अजी लामू, आंजी लामू पढ़ेंगे आप इसे फिलहाल जो भी है। और ये जो नृत्य होने वाला है आपके पास, इसको रिलेट किया जाता है असम, अरुणाचल प्रदेश में, जो यहाँ के जो तवांग ट्राइब है, तवांग का क्षेत्र है जो बेसिकली तवांग ट्राइब से रिलेट किया जाता है सर इसे। तो याद रखेंगे इसका संबंध कहां से होगा, दैट इज फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। आंजी लामू अरुणाचल प्रदेश से होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी कला में पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनके शरीर पर रामरस से सना रहता है, यानी लगा रहता है, पीले कलर के कपड़े पहनते हैं और करताल के साथ वो नृत्य करते हैं, डांस करते हैं?
अब ये किस कला के बारे में हो रही है बात, और फिर उस कला के बारे में याद रखो किस राज्य से रिलेट करते, जिसमें शरीर पर रामरस हो, पीले कपड़े भी हो, करताल भी हो, साथ में डांस किया जाए तब, तो इसको चैती कहा जाता है। और ये चैती जो कि बिहार के रीजन में होता है मोस्टली, तो बिहार से रिलेट करने वाला डांस चैती है। तो याद रखेंगे चैती का संबंध बिहार से होगा, और इसी में ये सारे कलर की बात और जो करताल है उसकी बात की गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। युद्ध में अपने दुश्मनों पर जीत मनाने के लिए जो नागालैंड की ट्राइब है, उस ट्राइब के द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? तो जो नागालैंड की ट्राइब है, मुझे बताएं भाई, उसके द्वारा अगर कोई डांस किया जाता है तो जनरली तौर पर वो कौन सा डांस होगा? देखो, तो यहां पर कई सारे डांस के नाम दिए गए, जिसमें कि नोंगक्रेम एक डांस दिया गया। आप मुझे याद करके बताओ पहले कि सर ये नोंगक्रेम नाम का जो डांस है ये कहां होता होगा, क्योंकि जनरली तौर पर जो नोंगक्रेम डांस है इसकी बात अगर आप करोगे तो ये आपके पास नॉर्मली तो नहीं होता, इसको थोड़ा सा अलग याद रखिएगा। तो जो भोरताल डांस है देखो, ये आसाम में होता है। अब ये यहां से आपके लिए जरूरी है कि आप आसाम के अंदर याद कर लो भोरताल डांस होता है। अब याद कर लो कि जो नोंगक्रेम डांस होता है ये आपके पास मेघालय में होता है, एक आसाम में होता है। इसे चांग लो कहा जाता है। तो चांग लो वो डांस है जो नागालैंड में होगा, और ये विजय उत्सव के रूप में जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। जागोई किस राज्य की पारंपरिक रूप से एक नृत्य शैली है, इसको बताना है। जागोई नृत्य शैली का संबंध कहां से होगा? तो मेरे भाई अब आपको याद करना है कि ये जो मैती ट्राइब होता है, मैती लैंग्वेज का नाम भी है और मैती ट्राइब भी है, और ये मुख्य तौर पर कहां से रिलेट करते हैं देखो मैं आपको बताऊं। तो जागोई जो मैती ट्राइब के द्वारा, और ये मणिपुर की ट्राइब का नाम है, तो जागोई नृत्य जो होगा वो मणिपुर में होगा। जागोई पारंपरिक रूप से कहां का होगा? मणिपुर का होगा सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहां पर लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस शैली से होगा? अब आपको बताना है कि जो लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं इनका संबंध किस फील्ड से होगा, किस डांस से होगा। जैसे अभी हमने गुरु बिपिन सिंह जी के बारे में बात की है, याद आया, वो मणिपुरी से रिलेट करते हैं। हमने सुधा चंद्रन जी के बारे में बात की है, इलियाना सिस्टारिटी के बारे में बात की है, फिलहाल और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो कि कुचिपुड़ी डांस से रिलेट करते हैं, आंध्र प्रदेश के इस क्लासिकल डांस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि लाहो किस भारतीय राज्य का नृत्य होगा? लाहो डांस जो होगा वो किस भारतीय राज्य से रिलेट करता होगा? अब अंदाजा लगाएंगे भाई इसके बारे में। तो मेघालय का, बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा से। नाम को देखकर हरियाणा या यूपी या बिहार से कुछ नहीं लग रहा, नाम को देखकर, जैसे लहासो नाम होता है, लाहो नाम होता है, इस तरह की जो वर्ड्स यूज होते हैं मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होते हैं। तो मेघालय का एक डांस फॉर्म है जिसको लाहो कहा जाता है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है आपकी, कि आपको भाई इन सारे शब्दों को इसी प्रकार से, इसी फॉर्म में आपको याद रखने की जरूरत है। लोक नृत्य ग्रीडा, ग्रीडा नाम का जो नृत्य है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हो सकता है? अब ये ग्रीडा नाम का जो नृत्य होगा, जो कि आपको याद करना है सर, किस राज्य से रिलेट करता है। बहुत सारे होपफुली नए नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लोगों के द्वारा कल्चरली ज्वाइंट होकर किया जाता है। जनरली तौर पर ये जो डांस है ना हमारा, इसको किया जाता है किस राज्य के अंदर? तो ये डांस मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में गिरिडा किया जाता है। यहां पश्चिम नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल आएगा, तो बात वही है, बंगाल। चलिए, किस नृत्य शैली में नृत्य के दौरान सिर पर मटकों को रखकर संतुलन बनाने की बात की जाती है? वो कौन सा डांस होगा जिसमें सिर पर मटके रखे जाएं और उसका संतुलन बनाया जाए? तो क्या लगता है आपको? देखो, चेराव जो मैंने बताया था सर आपको मिजोरम का डांस है। भवाई बताया था राजस्थान और जयपुर का, राजस्थान और गुजरात का है। यहां पर इसके अलावा देवधानी डांस है, पारसिया डांस है। ये अलग अलग जगहों से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन भवई जो गुजरात और राजस्थान का है सर, यही वो डांस है जिसमें सिर पर मटकर रखकर संतुलन बनाया जाता है। कि में कौन सा लोक नृत्य में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल ली जाती है, यानी कि एक हाथ में जो स्वॉर्ड और शील्ड हो, दूसरे हाथ में, ऐसा डांस कहां का और किस राज्य से रिलेट करता है मेरे भाई? देखो, इसको पैका डांस कहा जाता है। ये जनरली तौर पर झारखंड का है और कई छत्तीसगढ़ के ही हिस्से में
कई बार इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। सैला जो है वो मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ का है, लेकिन क्योंकि कल्चर एक ही निकल कर आता है यहां से, इसके आसपास के रीजन के अगर आप देखेंगे तो मोस्टली है, लेकिन मुख्य तौर पर पैका डांस जो है वो राजस्थान का, झारखंड का है, और इसी में एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल रहती है। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य झारखंड की जनजातियों से संबंधित है? अब झारखंड में जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसमें, अब देखो यहां पर एक नृत्य जिसका नाम है हुट्टारी। अब आपको याद होना चाहिए कि हुट्टारी जो नृत्य है वो कर्नाटका का है, तो ये नहीं हो सकता। नाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, तो ये भी नहीं हो सकता। भवई भी नहीं हो सकता, ये तो गुजरात और राजस्थान का है। मुंडारी जो है याद रखना मुंडा ट्राइब के द्वारा, मुंडा आपने सुना होगा, हमारे एक मंत्री भी है अर्जुन मुंडा जी, तो मुंडा ट्राइब जो है वो झारखंड से आता है। तो जब आप सवाल को कर रहे तो वहां पर डायरेक्टली भी आंसर मिलेगा, कई बार इनडायरेक्टली भी आंसर मिलेगा। तो हुट्टारी कर्नाटका का, नाटी हिमाचल प्रदेश का होगा, वो याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित करती है? अब हरियाणा में बहुत ज्यादा डांस वगैरह आपको नजर नहीं आते, लेकिन यहां पर पूछा है कि हरियाणा से संबंधित होगी, वो कौन सी होगी? वृंदावनी, तो आप जानते हैं वृंदावन में जो भगवान कृष्ण के लिए होगी वृंदावनी। चैती का संबंध बिहार से है, ये आप जान चुके। वेलाकली को नाम देखकर ही लग रहा है सर ये साउथ इंडिया का कोई शब्द है, ये केरला से आता है जिसे वेलाकली कहा जाता है, ये केरला का एक डांस फॉर्म है, याद रखना। और यहां पर फाग नाम से होगा जो, वो आपके पास लोक नृत्य हरियाणा का होगा। छत्तीसगढ़ में सुवा लोक नृत्य करते समय, तो यहां पर एक लोक नृत्य जिसको सुवा कहा जाता है, और इसको करते समय एक पक्षी को अपने सिर पर एक मटका और उसके अंदर जो एक क्या कह सकते हैं आप, डलिया भी कहते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं सर, और उसके अंदर आप कहोगे कि सर यहां पर क्या रहता है, एक तोता रहता है, एक पक्षी के तौर पर एक तोता रहता है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो सुवा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का होगा, ये याद रखना, और उसमें तोता जो है उसका इस्तेमाल होता है। ये तोता रियल नहीं है, ये लकड़ी के बने हुए तोते हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लिया जाता है। पौनुंग लोक नृत्य, पौनुंग फोक डांस कहां का है? देखो क्लासिकल तो 8 ही है, 6 को मिला लो तो 9 होंगे, वरना नहीं। लेकिन अब पौनुंग जो एक लोक नृत्य है, ये कहां से होगा? मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे नए नए शब्द आपको मिल रहे होंगे जो बहुत काम के रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश में एक डांस फॉर्म होता है जिसे पौनुंग कहा जाता है। कहां का है ये? तो पौनुंग के नाम से जो डांस होगा ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में दुमहल डांस किया जाता है? दुमहल किस राज्य की एक मुख्य डांस फॉर्म है? अब आपको देखो याद रखना है, जितनी भी हमने डांस फॉर्म की हैं सर, उन सभी डांस फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो दुमहल नाम का जो डांस होता है ये जम्मू कश्मीर में होता है, और एक दलखई के नाम से होता है। अगर दलखई की बात करूंगा मैं, दलखई तो उड़ीसा का हो जाएगा, और दुमहल जो होगा वो हमारा जम्मू कश्मीर का होगा। मंडुका शब्दम, इस शब्द का इस्तेमाल, इस एलिमेंट का इस्तेमाल किस नृत्य में किया जाता है? मंडुका शब्दम नाम जो शब्द है सर, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो कुचिपुड़ी डांस के समय, यानी कि जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है सर कुचिपुड़ी, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसे हम क्या कहेंगे, दैट इज मंडुका। बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? अगर आपको दिमाग में ये बात याद है कि सर बागुरुम्बा जो है वो असम का डांस है, आपने अभी बताया क्लास में, लेकिन इस डांस को अब याद रखो कि असम में कौन सी ट्राइब आती है? मांझी ट्राइब जो है, मांझी के नाम से, जीतन राम मांझी का नाम सुना होगा, और मुख्य तौर पर हमने मांझी द माउंटेन मैन देखी, मुख्यतः ये बिहार से रिलेट करती है। ये तो नहीं हो सकती सर। यहां पर एक बोडो नाम की ट्राइब है, बोडो ट्राइब, जो मुख्यतः आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और स्पेशली आसाम के अंदर मिलती है, बोडो, उसी के द्वारा बागुरुम्बा डांस किया जाता है। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखो कालबेलिया एक ट्राइब भी है जो कि सांपों के साथ, सांप के साथ एक्चुअली व्यापार चलता है, इनका काम चलता है, व्यापार नहीं कह सकते एक्चुअली, ये अपना जो पूरा ट्रेडिशन है इनका सांप से जुड़ा रहता है। लेकिन कालबेलिया फोक डांस जो है इसका संबंध राजस्थान से होगा, आपको याद रखना है। और राजस्थान के अगर हम इसके अलावा और कोई डांस की बात करें तो देखो राजस्थान में कई सारे डांस होंगे, उसमें से स्पेसिफिकली कालबेलिया सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और झूमर भी। कौन से लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? बिहार से नहीं है, याद रखना।
सवाल वही है फिर से, लेकिन हमें ये 3 बातें सीखने को मिली। सर विदेशिया जो है उसका संबंध बिहार से है, जट जाटिन जो है उसका संबंध बिहार से है, और झिझिया जो है इसका संबंध भी बिहार से है। कम से कम मुझे पता है यहां पर आपको यह समझ में आएगा, झिझिया नाम का अगर पूछे कि इसका संबंध किस राज्य से, तो बिहार से होगा, और विदेशिया जो होगा उसका माफ कीजिएगा वो भी बिहार से होगा, लेकिन कालबेलिया बिहार नहीं बल्कि राजस्थान से होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी लोक नृत्य जेलियांग लोकप्रिय है? जेलियांग लोक नृत्य किस राज्य से संबंध करता है, आपको बताना है। अब देखो मैंने कहा कि इस तरीके के सवाल जब पूछेगा कि इसका संबंध भारत के किस राज्य जिसमें पुरुष और महिलाएं मिलकर इस डांस को परफॉर्म करते हैं, तो ये महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जेलियांग जो है वो नागालैंड राज्य से रिलेट करता है। भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य का पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है? तो हमें इस सवाल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में सर, कि कथक जो कि मुगल टाइप जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा इंफ्लुएंस रहा है उनका, और नॉर्थ इंडिया का ही ये डांस फॉर्म है सर जिसे हमने कथक कहा, स्पेशली जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, भांड पाथेर नाटक एक परंपरा है जो मुख्य रूप से किस राज्य से रिलेट करती है? तो भांड पाथेर नाम का एक ट्रेडिशनली ड्रामा है ये बेसिकली। अब इसका संबंध भारत की किस राज्य से हो सकता है, याद रखो। तो भांड पाथेर का जो संबंध है वो हमारे जम्मू कश्मीर से आता है। कौन सा पारंपरिक नृत्य जो मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? इसमें वो नृत्य की बात जो मार्शल आर्ट का टाइप नहीं है। देखो छऊ जो उड़ीसा और बंगाल में होता है, वैसे 3 प्रकार के अलग अलग छऊ होते हैं, उसको अभी छोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें से एक जो छऊ हमारा मयूरभंज के नाम से वो उड़ीसा में होता है, फिर इसमें से एक जो झारखंड में होता है, और एक जो है हमारा उड़ीसा में वो बंगाल में रहता है। लेजिम नाम का जो डांस है, लाजिम या लेजिम, ये महाराष्ट्र का है। भवई जो है मैंने बताया आपको, इसमें सर पर मटका रखकर संतुलन बनाना है, यानी ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है। तो भवई जो है वो मार्शल आर्ट नहीं है सर। गोवा के शेफर्ड समुदाय के द्वारा नवरात्रि के दौरान जो नृत्य किया जाता है गोवा में, वो कौन सा होता है? तो कई बार हम ट्राइब कह लेते हैं, कम्युनिटी कह लेते हैं। तो गोवा की शेफर्ड कम्युनिटी के द्वारा जो डांस किया जाता है सर, उसको धनगर कहा जाता है, जो कि गोवा से रिलेट करता है। वैसे आपको मैं बताऊं, ये जो धनगर है और एक धनगरी गाजा है, तो धनगर अलग है, धनगरी गाजा जो महाराष्ट्र का है वो अलग है। लेजिम भी महाराष्ट्र का। वैसे इस क्वेश्चन में फुगड़ी जो दिया है सर वो भी महाराष्ट्र का है, लेकिन जो कोलकली दिया है वो केरला का है। तो ये आपको याद होना चाहिए, कोलकली केरला का होगा। निम्नलिखित में किसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई? यूनेस्को में जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है और मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें भारत में अमूर्त में 14 आती हैं और मूर्त में अब 42 हो चुकी हैं। होयसाला टेम्पल कर्नाटका का, और साथ में जो हमारा शांति निकेतन बंगाल का जोड़ने के बाद 42 हो चुकी है। तो सितार वादन नहीं होता इस 14 में शामिल, योगा है, कुंभ मेला है, छऊ नृत्य शामिल है, हमारी जो रामलीला होती है वो शामिल है इसके अंदर। इस तरीके के याद रखेंगे, लेकिन 14 है टोटल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। 13 ताल या तेहरताली, 13 ताल या तेरताली भी कहते हैं इसे, ये नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से होगा? तो तेरताली डांस जो है इसका संबंध, या 13 ताल जो है उसका संबंध भारत के किस राज्य से होगा, याद रखो। तो ये जो डांस है देखो हमारे पास तेरताली और 13 ताल के नाम से, ये फर्क है थोड़ा सा कई बार इन जातियों के बीच में। तो इसमें आपको याद रखना है कि राजस्थान से रिलेट करता है डांस, 13 ताल के नाम से राजस्थान का होगा। तेरताली जो मुख्य तौर पर है वो मध्य प्रदेश में होता है। तो कई बार ना सेम है, क्योंकि कल्चरली डिफरेंट आपको नजर आता है। अच्छा, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित रहे हैं, आपको बताना है। देखो इस पर मैंने एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको सारे फेमस म्यूजिशियन और उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाया हुआ है। तो ये जो सुल्तान खान है यहां पर उस्ताद, इनका संबंध ड्रम से होगा, सारंगी, तबला या बांसुरी, किससे हो सकता है भाई? अब इसके बारे में सवाल आपको याद होना चाहिए। तो मेरे दोस्त याद रखो, ये जो आते हैं सर हमारे उस्ताद सुल्तान खान, ये सारंगी वादक है। ऐसे बहुत सारे सारंगी वादकों के नाम की लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी।
प्रसिद्ध संगीत कलाकार भजन सोपोरी जो है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अब आपको याद करना है, भजन सोपोरी के नाम से जो फेमस है ये म्यूजिशियन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे? तो सर ये संतूर वादक है। क्या है इनका नाम? ये एक संतूर वादक है। उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? उस्ताद बुंदू खान और साथ में संतोष मिश्रा जो है, ये किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक होंगे? अभी को जब ये सवाल पूछा गया है तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो सर कि जितने भी नाम हैं इसमें वो सारे के सारे क्लियर करेंगे हम। और यहां पर ये सारंगी से आते हैं, उस्ताद सुल्तान खान की तरह से। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध सितार वादक है? अब जाकिर हुसैन तो सितार वादक नहीं है, वो तो तबला वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया नहीं है, वो तो फ्लूट यानी बांसुरी वादक है। राजा खान है एक, जो कि बाद में बांग्लादेश चले गए थे, एक्चुअली बंगाल के हैं। और ये जो सुल्तान खान है यहां पर, ये वायलिन को बजाते हैं। राजा हुसैन खान में माफ कीजिएगा। और निखिल बनर्जी हैं सर जो वो प्रसिद्ध सितार वादक है। निम्नलिखित में कौन तबला से संबंधित है? अब यहां पर आपको याद करना है कि तबला से रिलेट करता है जो वो कौन हो सकता है सर? तो जो पत्रा लाल नहीं, पन्ना लाल है, ये शायद इन्होंने गलत लिखा है, ये पन्ना लाल घोष होगा। पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष होगा ये। तो यहां पर इसको चेंज कर देंगे। रोनी मजूमदार है, अल्लाह रखा खान है, तो पन्ना लाल घोष का नाम दिया गया इसमें। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि सर ये जितने भी डांस कलाकार हैं, निखिल बनर्जी को हमने याद रखा था, तो यहां पर जो अल्लाह रखा खान है, क्योंकि जो हमारे पास अब याद रखने हैं पन्ना लाल घोष, ये तो बांसुरी बजाते हैं सर, तो अल्लाह रखा खान तबला वादक है। दमन और हल्की किस राज्य के संगीत वाद्यंत्र हैं? यानी इस राज्य के लोकप्रिय संगीत में वाद्यंत्र का, इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं, और इनका नाम है दमन और हल्की। इनका इस्तेमाल कहां पर होता होगा? चलिए बताइए मुझे। तो ये दमन और हल्की के नाम से है, इनका संबंध कहां से होगा? देखिए भाई, तो ये कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल हम हिमाचल प्रदेश में करते हैं सर, दमन और हल्की के नाम से। पंडित राम नारायण कौन सा वाद्यंत्र बजाते थे? यानी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं पंडित राम नारायण जो है? अब इनको याद रखिएगा, वाद्यंत्र बजाते हैं सर सितार, वायलिन, वीणा या सारंगी। क्या लगता है आपको भाई यहां पर जो पंडित राम नारायण है ये किससे रिलेट कर सकते हैं भाई? तो भाई इतना सा याद रखिएगा क्योंकि इतने सारे नाम है हमारे पास। तो ये प्रसिद्ध सारंगी वादक है सर, पंडित राम नारायण है। महुरी किस राज्य का एक संगीत वाद्यंत्र है? और इसका संबंध आपको बताना है कि महुरी नाम का जो संगीत वाद्यंत्र है सर, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता होगा? तो महुरी के नाम से जो संगीत का वाद्यंत्र है, याद रखना सर, इसको उड़ीसा में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के सवाल पूछेगा हमसे बार बार, उड़ीसा से संबंध होगा। डिजिटल इंडिया योजना जो हम लेकर आए हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको याद होगा डिजिटल इंडिया मोदी जी के दौर में आया है, ये बात तो क्लियर है। 2010 या 2012 तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है डिजिटल इंडिया के लिए। लेकिन 1 जुलाई 2015 को मोदी जी ने शुरुआत की थी किसकी? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की। भारत को स्वच्छ भारत मिशन के तो पुनर्गठित किया गया और भारत को ओपन डिफेक्शन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में 2 अक्टूबर को कौन सा अभियान चलाया गया? आप जानते हैं उसका नाम ये था एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी स्वच्छ भारत मिशन का ये प्रोग्राम एक कदम स्वच्छता की ओर था। 2 अक्टूबर 2014 डेट याद करना, अगली बार इस डेट को पूछ सकता है ओपन डिफेक्शन फ्री करने के लिए। मुद्रा योजना में शिशु लोन कितना होता है? देखो पहले तो याद करो, मुद्रा योजना का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, और इसे 8 अप्रैल 2015 को लाया गया, जिसमें 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। लेकिन इसमें 3 कैटेगरी है सर। शिशु कैटेगरी में 50,000 का, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का। इस तरीके से डिफाइन किया गया। तो यहां क्योंकि शिशु के बारे में पूछा है तो 50,000, ओवरऑल लिमिट 50,000 से
10 लाख तक। भारत सरकार द्वारा हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जल संभर विकास परियोजना लाई गई। इसका उद्देश्य क्या नहीं था, यह पूछा गया है। जल संभर विकास परियोजना, ध्यान से देखेंगे, कृषि के लिए पानी हो, पीने के लिए पानी हो, फिशरीज करने के लिए पानी हो, लेकिन बिजली जनरेट करने के लिए पानी इस योजना का हिस्सा नहीं था। जल संभर विकास योजना जो लाई गई सरकार द्वारा, इसका उद्देश्य पानी की इस्तेमाल की बात है, लेकिन ये बिजली बनाने, विद्युत बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होगा, इसलिए योजना नहीं लाई गई। आयुष्मान भारत योजना जो कि 25 सितंबर 2018 से लागू हुई भारत में, जिसमें एक परिवार को 1 साल का वार्षिक का यानी मेडिकल कवर दिया जाता है। कितने का? एक परिवार में चाहे कितने भी सदस्य उन सभी को शामिल किया जाता है, और इसमें 5 लाख रुपए प्रति वर्ष पर फैमिली के हिसाब से जो मेडिकल कवर है वो दिया जाता है। आयुष्मान भारत जो कि 25 सितंबर 2018 से लागू हुई। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना, ये सवाल मुझे लगता है रिपीट हो गया है। इस रिपीट सवाल को हम यहां से डिलीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाई गई थी, जिसके तहत फ्री गैस सिलेंडर जो है वो दिए जा रहे थे। एलपीजी गैस कनेक्शन बीपीएल फैमिलीज को दिए जा रहे थे फ्री में। इस योजना को लाया गया था 1 मई 2016 को। मोदी जी के आने के बाद 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि 9 मई 2015 को लॉन्च की गई और 1 जून 2016 से लागू हुई। इसमें जो भी इंसान अपना जीवन बीमा कराता है, यानी 18 साल से लेकर 50 साल की एज का है, वो जुड़ सकता है। उसको साल के 330 रुपए थे पहले, अब 436 रुपए अगर वो देगा इसमें, तो उसको बदले में 2 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलेगा। और ये 2015 की है। इस ही दिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी सेम डे लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय बालिका बचत योजना यानी सुकन्या समृद्धि योजना में आपको मिनिमम कितनी धनराशि को जमा करना है? बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जिनकी उम्र 10 साल तक की है, याद रखना, उनका यह खाता खुल जाता है, जिसमें 250 रुपए मिनिमम से लेकर 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम पेरेंट्स जमा करेंगे। और पेरेंट्स के लिए पैसा टैक्स फ्री होगा। तो याद ये करना है सर, इसमें मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एनुअली की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य मतलब कि आयुष्मान भारत, इसके बारे में क्या बात गलत है? याद रखना कि आयुष्मान भारत पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है। आयुष्मान भारत में 5 लाख का बीमा इलाज होता है। आयुष्मान भारत में 2 वयस्क और 18 साल से कम आयु के 3 बच्चों को ही शामिल किया जाएगा। और इसे पूरे देश में कहीं भी, तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 वयस्क 3 बच्चे, कितने भी हो परिवार के सभी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। तो ये कंडीशन कहना कि 3 बच्चे होंगे, 2 एडल्ट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बातें सही हैं इसमें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें अगर किसी की दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, जिसमें मैंने बताया आपको, यह भी 9 मई 2015 को लॉन्च की गई, 1 जून 2015 से लागू हुई। इसमें आपको साल के 12 रुपए देने थे पहले, अब 20 कर दिए गए। साल के 20 रुपए अगर आप देते हैं तो 2 लाख का दुर्घटना बीमा हो जाएगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा 2 लाख का, यह याद रखना। कौन सी योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है? कौन सी योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या किसान विकास पत्र। तो याद रखो, हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से मंत्रालय है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय उसके मंत्री बने हुए हैं। तो जो कौशल विकास योजना 1 जुलाई 2015 से लाई गई है, माफ कीजिएगा 15 जुलाई 2015 से लाई गई है, क्योंकि 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया आई थी और 15 जुलाई को, इसलिए वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर साल 15 जुलाई को मनाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें आती है। इसका मतलब ये वित्त मंत्रालय में नहीं आती। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो कि देश में सीनियर सिटीजन यानी जो 60 साल की एज के ऊपर है, उनके लिए एक योजना है। उसमें वो जमा कर सकते हैं मैक्सिमम, पहले 15 लाख था, उसको बढ़ाकर 30 किया गया, मैक्सिमम 15 लाख है अभी, पुराने नए रूल के अकॉर्डिंग 30 तक कर सकते हैं।
और इसको चलाया जाता है, जिनको वो बाद में पेंशन के रूप में रिटर्न मिलता है, इस वय वंदना योजना को LIC के द्वारा चलाया जाता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है ये। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की एज कितनी है? देखो, अटल पेंशन योजना जो है उसमें 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की मंथली पेंशन मिलेगी जब आप 60 साल की एज पूरी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इससे जोड़ना है, जमा कराना है इसके अंदर पैसे को, उस पर डिपेंड करेगा आपको 1,000, 2, 3, 4, 5 कितने मिलेंगे। लेकिन जुड़ने की उम्र जो है वो 18 से लेकर 40 साल है। 18 से 40 साल में इसमें जुड़ जाएं, फिर इसमें आप हर महीने कंट्रीब्यूट करेंगे, तब आपको 60 साल बाद यानी 60 साल की एज के बाद फिर पैसा मिलेगा 1,000 से 5,000 तक। यह भी उसी सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति के साथ लाई गई थी। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना जो कि 5 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से लॉन्च की गई थी। इसमें आपको याद करना है सर, इसमें जो बैंक की राशि दी जाती है वो हर एक बैंक की ब्रांच 2 लोगों को देगी, एक SC ST और एक महिला। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ का लोन है। तो सवाल में मिनिमम पूछा है तो आपने कहा 10 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना, ये अन्न लिखा है मेरे दोस्त, अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी? अंत्योदय अन्न योजना, जिसके तहत जो बहुत गरीब परिवार हैं, अंत्योदय कैटेगरी है, जो BPL परिवारों में भी बहुत गरीब हैं, उनको 35 किलो फैमिली को अनाज मिलेगा पर मंथ का। फैमिली का 35 किलो पर मंथ का होगा। और इस योजना को सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी PM थे तब लाया गया था अंत्योदय अन्न योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जिसके तहत कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में जिन गांवों की आबादी 500 या इससे अधिक है, उन गांवों को हम यहां पर सभी मौसम में काम आए ऐसी सड़कें बनाकर जोड़ेंगे यहां पर, यानी पक्की सड़कें बनाएंगे। और ये 500, पहले 1,000 था, जब योजना लाई गई तब 1,000 आबादी वालों को रखा गया, उसको पूरा करके फिर 500 की आबादी, और ये मैदानी क्षेत्र की है। पहाड़ी इलाकों में 250 लोगों के ऊपर का गांव है तो वहां पर पक्की सड़क दी जाएगी। तो यहां मैदानी इलाकों की बात है तो 500 के इलाके में होगी। अंत्योदय अन्न योजना जिसमें 35 किलो मिलता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, इस योजना को मैं हटा देता हूं। 35 किलो फैमिली का पर मंथ का अनाज है, इसको छोड़ दो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो 2017 में लाई गई, इस योजना में गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली माताओं को जो नकद धनराशि है वो 3 किस्तों में दी जाती है। और इसके तहत सरकार 2017 से इस योजना को लागू कर रही है और इसमें 5,000 रुपए की धनराशि जो है वो महिलाओं को दी जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, अब इसको देखो, 2 है। एक जो लॉकडाउन में आई थी वो भी गरीब कल्याण थी सर, और एक योजना जो हमारे पास जब नोटबंदी की गई थी तो लोगों से कहा जो ब्लैक मनी है वो आप जमा कर दो सरकार के पास, 45% का टैक्स लगेगा, 45% टैक्स देकर सरकार से बाकी का 55% ले लो, और ये जो 45% होगा इनमें से कुछ पैसा सरकार गरीबों के कल्याण पर खर्च करेगी। तो गरीब कल्याण योजना जो लाई गई 2016 में, ये ब्लैक मनी से रिलेट करने वाली है, जिसमें आप अपने ब्लैक मनी को जमा कर सकते थे टैक्स देकर, जो गरीबों के वेलफेयर में खर्च होगी। भारत में बंदरगाहों के नेतृत्व के विकास करने के लिए कि जो बंदरगाह हमारे उनको बेहतर बनाया जाए, वहां से लॉजिस्टिक यानी सामान की आवाजाही उसको बेहतर बनाया जाए, इसके लिए पोर्ट्स का निर्माण किया जाए। और इसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा, जो हमारा जहाज रानी मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया था। स्वदेश दर्शन योजना लाई गई जिसके तहत बहुत सारे सर्किट बनाए गए, मतलब जैसे आदिवासी सर्किट, अगर आपको आदिवासी रीजन को देखना है वहां चले जाएं, रामायणा सर्किट है यहाँ पर, मरुस्थल यानी डेजर्ट, मरुस्थल का मतलब यहाँ पर डेजर्ट सर्कल है, यहाँ पर इसे मरुस्थल हिंदी में तो ठीक है, इंग्लिश में डेजर्ट सर्कल है, लेकिन ऐसा कोई महाभारत सर्किट नहीं बना है। तो जैसे भी आपको घूमने की इच्छा हो, स्वदेश दर्शन करना है भारत का, तो वैसे आप कर सकते हो, लेकिन महाभारत दर्शन ऐसा कुछ नहीं है। काले धन से निपटने के लिए अभी अभी मैंने बताया आपको कि कौन सी सरकारी योजना लाई थी काले धन के लिए, कि आप इसमें पैसा दे टैक्स के ऊपर, एक्स्ट्रा टैक्स देकर और बाकी को वाइट करा ले। ये गरीब कल्याण योजना सर आपने बता दी है, इसको चाहो तो लिखो, चाहे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, गरीब कल्याण योजना है ये।
अगला क्वेश्चन है, पर्यटन प्रचारक विकसित करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, पर्यटन प्रचार करने के को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के लिए कौन सी सरकारी योजना लेकर आई सरकार? तो उसका नाम क्या है? आप कहोगे सर स्वदेश दर्शन। यही तो वो योजना है ना जिसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है सर, यह है स्वदेश दर्शन योजना। अगला है, संपदा योजना का संबंध किससे है? इसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कहते हैं। पहले इसका नाम संपदा था, बाद में इसका नाम पीएम किसान संपदा योजना किया गया। इसका संबंध किससे है? ये जो योजना है देखो हमारी, ये फूड प्रोसेसिंग, जो हमारा खाद्य है उस पर संस्करण से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के नाम से देश में, उसी में आती है ये। तो ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेट करती है, खाद्य प्रसंस्करण से संपदा। 2001 की जनगणना में भारत में सबसे अधिक अप्रवासी किस देश में, राज्य में रहते हैं? यानी वो लोग जो उस राज्य के नहीं बल्कि बाहर से आए हुए लोग हैं, सबसे ज्यादा अप्रवासी लोग जो हैं वो कौन से राज्य में होते हैं? क्या लगता है भाई? सबसे ज्यादा अप्रवासी जो लोग हैं वो किस राज्य में होते होंगे? होपफुली आप याद रखेंगे सर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं और वहां रहते हैं। फिर दिल्ली का नंबर है, गुजरात का नंबर है। भारतों में और पुरुष की साक्षरता और महिला साक्षरता दर में क्या इतना अंतर है? इस बार ये नहीं पूछा, सबको ये याद है कि पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता, महिलाओं की लगभग 65.5 है, पुरुषों की 82% है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस लगभग 14.5% के आसपास से है। अब एग्जैक्ट फिगर में तो याद नहीं किया हुआ है हमने, 65.5 महिलाओं का है, 82 लगभग पुरुषों का है, तो यहां जाके निकलता है लगभग 14.96, यानी 14.5 या ये डिफरेंस कितना होगा? एक मिनट भाई, एक मिनट, 65 है ना, 65, 17 में से एक गए, ये हो गया, एक सेकेंड, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना? कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। साढ़े 16 के आसपास है, माफ कीजिएगा, 16.5 के आसपास है। और जब आप इसे एग्जैक्ट फिगर में निकालोगे तो 16.68% बनेगा, 16.5 या 16.68% बनेगा। भाई मुझसे गलती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। चलिए, 2011-12 में भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे थे? देखो यहां पर यह कहा गया कि भारत में जो शहरी ग्रामीण लोग हैं, गांव में रहते हैं, 2011-12 का डेटा है कि इतने परसेंट लोग जो है वो गांव में गरीब हैं, इतने परसेंट लोग जो है वो शहरों में गरीब हैं, और इतने परसेंट पूरे भारत में गरीब है। अगर सवाल में गांव या शहर नहीं देता, सिर्फ ये कहता भारत में कितने परसेंट गरीब है, तो हम कहते हैं 21.9%। लेकिन जब उसने कहा गांव में कितने हैं, तो 25.7% गरीब है। 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? यानी 2001 से 2011 में कितने परसेंट? 181 करोड़ की आबादी बढ़ी थी, 181 करोड़ यानी 18.1 करोड़, माफ कीजिएगा, 181 मिलियन कहेंगे आप इसे, जिसको 17.64% कहते हैं, 17.7 भी आता है कई बार। साक्षरता दर निकाली जाती है, उसमें किस आयु वर्ग के लोगों को काउंट किया जाता है? जैसे भारत की सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है वो केरला स्टेट की है, सबसे कम बिहार की है। पुरुषों में सबसे ज्यादा केरला की है, महिलाओं में सबसे ज्यादा केरला की है। पुरुषों में सबसे कम बिहार की है, महिलाओं में सबसे कम राजस्थान की है। यह फर्क समझना ध्यान से। और अगर पूछे कि भारत में साक्षरता दर जो है बेसिकली, उसमें हमेशा हम 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को लेते हैं, यानी 7 वर्ष से अधिक गलत हो जाएगा सर, ये तो 7 वर्ष या इससे अधिक, मोर देन 6 का होगा, तब में 7 या इससे अधिक है तो मोर देन 6 हो जाएगा। ये फर्क समझना, मोर देन 7 नहीं होगा तब। भारत की कुल आबादी में 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु के लोगों का कितना हिस्सा है? देखो एग्जैक्टली डेटा इस तरह का नहीं होता, लेकिन अंदाजे लगाए जाते हैं। भारत में 0 से लेकर 20 साल की एज तक के 41% लोग हैं। अब 0 से 20 तक 41 है, तो एक राउंड फिगर कहता है सर 10 से 19 के ये नहीं हो सकते, 10 से 19 के ये भी नहीं हो सकते, उम्मीद ही नहीं बनती अब तो कुछ भी। ये पॉसिबिलिटी है या ये पॉसिबिलिटी, तो लगभग 0 से लेकर 10 और 10 से लेकर 20 अगर 2 हिस्सों में बांटा जाए, सर ये 19-20 के आसपास होगा, ये भी 19-20 के आसपास कुछ कुछ होगा, एक अंदाजा ये कहता है। तो लगभग ये 20.9। कई बार कैलकुलेशन नहीं पता है तो भी सोचना पड़ता है। हमने कहा 0 से लेकर 20 साल की एज तक भारत में 41% लोग आते हैं, ये दिया गया है डेटा के अंदर।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई और किसके कार्यकाल में हुई? तो पहली जनगणना जो भारत में हुई है, याद रखना, यह हुई है लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। और ये कब हुई है? 1872, 1872 में हुई है। ये कब हुई है भाई? तो 1872, 1872 में। और पहली नियमित जनगणना जो है, पहली जो रेगुलर सेंसस है, वो कब हुई है मेरे दोस्त? याद रखना, तो सर वो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई है। ये फर्क है दोनों में, या 1872। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई है? तो भारत में सबसे कम साक्षरता दर जो है वो दर्ज की गई है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो याद रखना, सबसे ज्यादा कहां है? पहले तो वो याद रखो, लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे ज्यादा है और दादर नागर हवेली की साक्षरता सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता दर जो है वो दादर नागर हवेली की है, याद रखो। सबसे ज्यादा साक्षरता जो है वो लक्षद्वीप की है। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवाल आपको याद रहेंगे, इसमें आपको कोई भी परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ पॉइंट को देखते हैं और चीजें समझते हैं। तो अब इजी होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि चीजें क्लियरली नजर आने लगेंगी कि हाँ भाई हमने पढ़ा हुआ है सर, ये हमसे लगातार पूछा भी जा रहा है। भारत में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। तो द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो शब्द है, याद रखना, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो वो किया जाता है 1921 के लिए। ये वो वर्ष है जब भारत की आबादी में कमी आई थी, और एकमात्र ऐसा वर्ष, एकमात्र जनगणना है जिसमें कमी आई थी। तो 1921 में भारत को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। किस जनगणना में भारत के लिंग अनुपात में तत्काल पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में वृद्धि दर्ज की? ऐसा बहुत बार हुआ है, बस इस सवाल को देखना पड़ेगा सर हमें। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है कि जो भारत में जो हमारा लिंग अनुपात है, जो जेंडर रेशो रहता है हमारा, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। कई बार क्या होता है? डिक्रीमेंट हो जाता है, कई बार घट जाता है, कई बार जो है वो बढ़ जाता है। तो ये दोनों लगातार चलते रहते हैं। तो एग्जैक्टली ये कहना कि कब हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा सवाल मुझे कि कब कब बढ़ा है और कब कब घट गया है। 2001 और 2011 के बीच में सभी केंद्र शासित प्रदेशों की में सबसे घनी आबादी किसकी है? तो याद रखो, सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला जो है, सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा आबादी वाला जो होगा वो याद रखना, राज्यों में उत्तर प्रदेश होगा, जिले में ठाणे जिला होगा महाराष्ट्र का, शहरों में मुंबई होगा। याद रखें, लेकिन सबसे घनी आबादी के राज्यों में बिहार होता, लेकिन इसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों पूछे हैं तो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली सबसे ज्यादा कंजस्टेड है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है दिल्ली के अंदर, अगर बात यूटी और राज्य मिलाकर करें। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में था? अब सवाल में हरियाणा नहीं है, मुझे पता आप हरियाणा ढूंढोगे, सर हरियाणा तो है नहीं सवाल के अंदर, अब क्या करें? तो मेरे दोस्त याद रखो, सबसे कम लिंग अनुपात राज्यों के दृष्टिकोण से हरियाणा में है। अगर हम इस बेल्ट की बात करें, फिर यूपी का आता है सर, यूपी में भी काफी कम है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि यहां का लिंग अनुपात काफी कम होने वाला है। कंपैरिजन टू अदर स्टेट की अगर हम बात करें, बाकी स्टेट की तुलना से बात करें, तो ये कम रहेगा। चले भाई, 2000 जनसंख्या वृद्धि के रूप में किसे माना जाता है? भारत में वो कौन सा टाइम पीरियड है जब इसमें इसको स्थिर जनसंख्या वृद्धि मानते हैं, यानी स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ मानते हैं, लेकिन उसके बाद के समय को हम मानते हैं कि उसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। तो देखो, भारत में 1921 से लेकर 51 का समय स्थायी जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या वृद्धि था, और 51 से लेकर 81 का समय जनसंख्या विस्फोट का समय था। जब जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी थी उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो 1951 से लेकर 81 का समय जनसंख्या विस्फोट का है, और ये 21 से लेकर 51 का समय स्थिर जनसंख्या वृद्धि यानी स्लोली इंक्रीमेंट का है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? देखो, जनगणना लोगों वाली अलग है, आर्थिक यानी इकोनॉमिक सर्वे देश में 7 बार हुआ, आखिरी बार 2019 में, पहली बार 77 में हुआ है। तो पहली बार आर्थिक सर्वे जो हुआ है, आर्थिक
सर्वे, इकोनॉमिक सेंसस माफ के सर्वे नहीं, ये हमारे पास 77 में हुआ है। भारत में जनगणना में गैर समकालिक रूप से विभिन्न भागों में विभाजित की गई है। किस अवधि में पहली जनगणना? तो पहली जनगणना जो विभिन्न भागों में हुई थी, याद रखना, वो 1872 में हो गई थी, यानी 65 से लेकर 72 के बीच में। ये अलग अलग समय पे हुई, जिसका डेटा पहली बार 72 में आया था। तो 65 से लेकर 72 तक पहली बार भारत में जनगणना का इतिहास मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना जो सन 2000 में की गई, इसको याद रखिएगा, सन 2000 में बना है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का डिप्टी चेयरमैन इसका डिप्टी होता है। इसका काम जो पॉपुलेशन पॉलिसी है सर, उसको इंप्लीमेंट करना रहता है। और 11 मई 2000 को बना है, मई 2000 में बना है, इंपॉर्टेंटली ये याद रखना। इसके बाद भारत की जनगणना 2011 में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा आबादी में उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे कम आबादी में सिक्किम राज्य है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार सबसे कम आबादी भी सिक्किम की है। और याद रखना, शहरी के हिसाब से भी सबसे कम आबादी सिक्किम की होगी। ग्रामीण, शहरी और कुल भारत की आबादी की बात करें तब भी सबसे कम सिक्किम में होगी। निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह इनसैट बी का उद्देश्य नहीं था? देखो, एक उपग्रह, एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, इनसैट 1B। अब तो इनसैट 1D हो चुका है। इसका काम यह था कि एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जो कि टीवी जो हम चलाते हैं बेसिकली उसके संचार के लिए काम करता था। तो ये एक उपग्रह है इनसैट 1B के नाम से, अब इसको रिप्लेस करके 1D आ चुका है। भारत की पहली ऐसी डबल डेकर बस लाई गई थी, स्विच EIV-22। तो ये जो स्विच EIV-22 है, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है, मुंबई में चलाई गई और ये अशोक लेलैंड कंपनी ने चलाई थी। इसके बाद हवा में ईंधन भराई में अगर एक बार ब्रह्मोस जो है हमारा वो चलता है, सुखोई, ब्रह्मोस सुखोई 30 जो है, तो ये कितनी रेंज कवर करता है? अगर एक बार चलता है ये ब्रह्मोस सुखोई जो होगा, तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये आपके पास चलने वाला है लगभग 3000 किलोमीटर तक। कितने? 3000 किलोमीटर तक ये चलने वाला है, एक बार में अगर आप इसमें ईंधन भर देते हैं तो। चले भाई, आगे समझेंगे और अच्छी से बातें, बहुत सारे पॉइंट है हमारे पास। तो ओवरऑल आपको देखो याद करना है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपके पास। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। इसके बाद अगला सवाल है योनो, यू नीड ओनली वन। ये एक बैंकिंग डिजिटल ऐप है और आपको बताना है कि ये जो डिजिटल ऐप आपके पास है, इसका संबंध कहां से होने वाला है। इस डिजिटल बैंकिंग ऐप जो है, इसका संबंध कहां से होने वाला है मेरे भाई? तो ये याद रखें भाई इसके बारे में। देखो, सुखोई जो है वो 3000 किलोमीटर की रेंज का है, वो भी याद रखना। हाँ, इसमें एक दिक्कत है, टोटल रेंज 3000 है, माफ कीजिएगा। एक बार में भरेगा तो 1500 लीटर है, दोबारा भरना पड़ता है। और योनो किसका है सर? SBI बैंक का जो है वो योनो ऐप है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस जो है वो कौन कहलाता है? इंडियन स्पेस का फादर किसे कहा जाता है मेरे भाई, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर जहां, यहां पर विक्रम साराभाई जो है हमारे, उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो होमी भाभा के नाम पर है, होमी जहांगीर भाभा के नाम पर, यह एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां बना है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है हमारा, ये मुंबई में बना हुआ है सर। भारत की पहली स्वदेशी नेविगेशन जो प्रणाली है उसका नाम क्या है? जो पहली खुद की अपनी नेविगेशन सिस्टम है भारत के इंडिजीनियस, इसका नाम है नेविक। वैसे यहां ए छोटा बनाते हैं, NAVIC कुछ बनाते हैं, इसके नाम को ये नेविक कहलाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो इसे नेविक कहा जाए। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? तो भारत में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए देखो हमारे पास एक संस्था है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के नाम से। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम कहते हैं सर हम इसे, CERT कहते हैं इसे। तो ये CERT है, तो इसको याद रखिएगा सर, इंडिया की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च रेस्पॉन्स टीम यही साइबर सुरक्षा करती है। रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, या रशिया की स्पेस एजेंसी क्या कहलाती है? तो याद रखो, इंडिया की इसरो कहलाती है, पाकिस्तान की सुपेरको कहलाती है। इस तरह से आपको बांग्लादेश की याद रखनी है,
रशिया की रोसकॉस्मोस कहलाती है, जाक्सा जापान की है, कारी जो है वो कोरिया की, साउथ कोरिया की, सीएनएसए चाइना की, सीएनईएस फ्रांस की है। तो याद रखो ये रोसकॉस्मोस चाइना रशिया की स्पेस एजेंसी है। कौन सी प्रणाली नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने की अनुमति देती है? किस लिपि के माध्यम से नेत्रहीन, ये इंग्लिश में गलत हो गया है, नेत्रहीन लोग लिख और पढ़ सकते हैं सर? इसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। इसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो जो ब्रेल लिपि होगी हमारी, उसके माध्यम से इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। भारत का सौर जांच का नाम बताइए। भारत में वो कौन सा है? यहां पर कुछ गलत हो गया, यहां पर ये शायद क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए भाई, वो गलत हो गया है। सौर जांच यानी सूर्य से रिलेट करने वाला जो हमारा सैटेलाइट होगा, जो हमारा सिस्टम होगा, वो कौन सा होगा? उसे आदित्य। वैसे आदित्य L1 अभी भी लॉन्च किया गया रिसेंट में 2023 के अंदर, आदित्य होगा सर। अगला है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? देखो इससे ये पता चल रहा है आपको कि सर ये सवाल पूछ रहा है हमसे कि ये चीज बनाई किसने है। अगर हम इन्वेंशन को नहीं पढ़कर गए, इस सवाल को देखने से ये नहीं पता चलता कि सर हमने सवाल कर लिया तो हम खुश हो गए, ये सेम सवाल नहीं आएगा एग्जाम में। इससे ये पता चल रहा है हमें कि क्या करना है अभी, अगर कहीं जरूरत है तो उसको देखना है। तो ब्लेज पास्कल के नाम से जो उन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो भारत के द्वारा जो मंगलयान लॉन्च किया गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं गगनयान की बात है, अभी सर हमने देखा चंद्रयान 3 गया है, उसको भी याद रखना करंट अफेयर में। तो मंगलयान 2013 में गया था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है हमारे, उसके बचे हुए वेस्टेज को, उसके अपशिष्ट को क्या कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होता है हमारा, उसके अपशिष्ट को हमने ई वेस्टेज कहना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज कहना है। भारत में 8 जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ऑपरेशनली, उनमें से कौन सा नहीं है? भारत में जो 8 न्यूक्लियर रिएक्टर है ऑफिशियली अभी हमारे देश में, उनमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो देखो हमारे देश में जो रिएक्टर वगैरह बने हुए हैं, उसमें याद रखिएगा सर, इसमें से तारापुर में भी है, कलपक्कम में भी है, रावत भाटा राजस्थान में भी है, लेकिन शिलांग नाम का, ऐसा शिलोंग कहेंगे एक्चुअली इसमें, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है। इस सवाल को छोड़े आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सांची के स्तूप को कब जोड़ा गया? मैंने कहा 42 हैं। जरूरी तो यह है कि बेहतर है कि आप उस सब लिस्ट को बनाएं, लेकिन सांची के स्तूप की बात की जा रही है सर। 42 विश्व के धरोहर स्थल हैं, उनको शामिल किया गया इसमें, और इसे 1989 में, वैसे 1983 में सबसे पहले आगरा का फोर्ट, ताजमहल, अजंता और एलोरा की कैव को, चारों को जोड़ा गया था 83 में सबसे पहले। 89 में सांची स्तूप को भी जोड़ा गया। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु होगा, इसको कब डिक्लेयर किया गया? तो जो बंगाल टाइगर है हमारा, इसको भारत का जो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है वो 1972 में किया गया है, 72 में किया गया। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? देखो इससे पता चल रहा है कि इंश्योरेंस की संस्थाओं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एकमात्र संस्था है हमारी जो री इंश्योरेंस का काम करती है। हम जब इंश्योरेंस कराते हैं किसी से, वो इंश्योरेंस जब आगे करती है उसको री इंश्योरेंस कहते हैं, और ये कंपनी 1972 में बनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ऑपरेशन फ्लड किसका संबंध है? तो आप जानते हैं ऑपरेशन फ्लड, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, वर्गीज कुरियन इसके फादर हैं। 1970 में पहली बार शुरुआत गुजरात से हुई इसकी, और ये भारत के डेयरी इंडस्ट्री से रिलेट करता है ऑपरेशन फ्लड। कौन सी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं, मैंने कहा 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। रम्मन एक फेस्टिवल है, वो होता है इसमें, योगा भी होगा, साथ में नवरोज जो एक पारसी नववर्ष है वो भी होगा, लेकिन रानी की वाव, ये जो रानी की वाव वर्ड है, रानी की वाव, ये जो वर्ड है ये यूनेस्को की लिस्ट में तो है, लेकिन ये अमूर्त में नहीं है सर, ये मूर्त वाले में 42 वालों में है, जिसमें 14 जो है हमारे पास वो अलग 34 हैं, उसके अलावा एक मिक्स्ड है, 7 जो है वो नेचुरल है। तो इस तरीके से कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड में डिवाइड करें अगर, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रानी की वाव नहीं आता। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये सोचिए कि आपसे एक बैंक की टैगलाइन का भी सवाल पूछा जा रहा है कि किसी भी बैंक की टैगलाइन क्या होती है। जैसे एसबीआई कहता है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन, जैसे एचडीएफसी कहता है वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड,
पंजाब नेशनल का ही है ये, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, जिसे कैनरा बैंक कहता है, ट्रस्ट टुगेदर के नाम से शायद कुछ है इसका। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, टैगलाइन है उसकी। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया कहता है द नेम, बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है, इलाहाबाद बैंक का था ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट के नाम से। मतलब एक एग्जांपल ये है कि समझना ये है कि सर हर एक टैगलाइन याद होनी चाहिए, ठीक है, और ये सारे बैंकों की होगी। अभिनेता कमल हसन की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? अभिनेता कमल हसन रहे हैं सर जो, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या रखा था? मक्कल निधि माइम। तो मक्कल निधि माइम नाम से है कमल हसन अभिनेता जो है उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम। इसी प्रकार से आपको बताना है यहां फमटो का अर्थ क्या होता है? फेमटो कहते हैं इसे, फमटो नहीं फेमटो, FE होगा ये, फेमटो। फेमटो का मीन्स क्या होगा? फेमटो किसे कहा जाता है? देखो जब फेमटो कहते हैं जब 10 की पावर -15 होती है, इस तरीके के सवाल देखो आए हुए हैं, जो 10 की पावर -15 रहती है उसको फेमटो कहा जाता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने देश के तब राष्ट्रपति कौन थे? राजीव गांधी ने 2 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। एक बार वो चुनाव जीत कर आए थे, यानी स्पेशली उन्होंने चुनाव भी लड़ा, और उससे पहले जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो करीब करीब 2 या 3 महीने जो बचे हुए थे उनके कार्यकाल के वो पूरे किए एक प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन इस बीच में प्रधान राष्ट्रपति नहीं बदले, ज्ञानी जैल सिंह जो है हमारे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह रहे थे, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, स्पेशली 84 में। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 वास्तुशिल्प हैं, आर्किटेक्चर हैं, इन्होंने भारत के किस शहर का डिजाइन तैयार किया होगा? क्या लगता है भाई, भारत के किस शहर का डिजाइन इन्होंने मिलकर तैयार किया हो सकता है? तो आप जानते हैं कि सर ये दिल्ली जो है उसको लुटियंस जोन कहा जाता है, और नई दिल्ली का स्पेशली कनॉट प्लेस का जो रीजन है वहां पर आप याद रखना है लुटियंस का नाम। मंदिर के अंदर का जो हिस्सा है जहां पर देवता विराजमान होते हैं उसको गर्भगृह कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह कहा जाता है, मंदिर के अंदर के स्थान जहां पर देवता विराजमान होते हैं। कौन सा केंद्रीय सशस्त्र बल भारत और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करता है? तो यहां पर आपको याद करना है कि जो केंद्रीय बल है हमारा, आर्म्ड फोर्स है हमारी, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर रक्षा करती है, वैसे हमारे पास चीन म्यांमार के साथ रक्षा करते हैं, कुछ हमारे नेपाल बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जो है हमारा, ये सेवा करता है हमारी पाकिस्तान के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। आगे देखते हैं सर, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक यानी पैरामिलिट्री फोर्स है? तो भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स जो होगी वो हमारी CRPF होगी। तो भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स CRPF है। हिंदुस्तान का रोम किसे कहा जाता है? तो हिंदुस्तान का रोम किसे कहा जाता है? तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि जो फेमस नेम है एक्चुअल में, किस शहर को, किस राज्य को किस उपनाम से जाना जाता है। तो भारत के विभिन्न शहर और राज्यों के जो उपनाम है ना वो बड़े काम के हैं, और उनको जरूर याद रखिएगा कि कोलकाता को क्या कहते हैं, मुंबई को क्या कहते हैं, या फिर चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है, इसको भी याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा न्यायालय भारत में पर्यावरण संबंधी मुद्दों को देखता है? भारत के जो भी पर्यावरण, यानी इस समय जो देखो पॉल्यूशन का मुद्दा चल रहा है दिल्ली में, या दिवाली पर हम पटाखों की बात करेंगे तब समस्याएं नजर आएंगी कुछ लोगों को, तो वो जो होंगी वो सब कौन संभाल रहा होगा? वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एन पहले आएगा भाई, ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT कहते हैं सर। प्रकाश श्रीवास्तव अभी इसके अध्यक्ष बने, दिल्ली में है, 2010 में बना था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? देखो रामसर समझौता, रामसर साइट को लेकर भी हम बात करते हैं सर। 1972 में एक एग्रीमेंट हुआ था जो वेटलैंड होते हैं हमारी आंध्र भूमि, उससे संबंधित है। भारत में 75 ऐसे वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन में आते हैं जिनको रामसर साइट कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? आप जानते हैं सिटी ऑफ जॉय के नाम से जो है वो कोलकाता को कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता होगा।
रियो शिखर सम्मेलन जो हुआ था, रियो समिट जो 1992 में, जिसको अर्थ समिट कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन, इसका मुख्य संबंध किससे था? तो ये बायोडायवर्सिटी पर एक कन्वेंशन किया गया था। शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, जो कि क्लाइमेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? याद रखना, जैसे हमारे ये है इसी प्रकार से अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो इससे पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, इसी तरह रामनाथ कोविंद जी पहले बिहार के राज्यपाल थे। उस राजस्थानी जनजाति का नाम क्या है जो सांप को पकड़ने और सांप के जहर का व्यापार करने का काम करती है? तो ऐसी राजस्थानी जनजाति जो सांप पकड़ती है, सांप के जहर का व्यापार करती है सर, उसको कालबेलिया कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा कालबेलिया डांस जो राजस्थान का मुख्य डांस है। किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? इसमें से वो कौन सी जनजाति जो मुख्य तौर पर सिक्किम से होगी? देखो, एक चेंचू नाम की जनजाति है। ये जो जनजाति है वो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आती है। इसी प्रकार से यहाँ भूटिया जो है वो नेपाल में भी होता है, सिक्किम में होता है। यहाँ के रीजन में, थोड़ा सा उत्तराखंड के रीजन में, यहां पर जो जनजाति है वो भूटिया कहलाती है। भारत में कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? अब ये बनेश्वर उत्सव जो होता है वो कहां पर होगा? याद रखना, ये बनेश्वर उत्सव राजस्थान में होगा। और राजस्थान में कौन सी जनजाति होगी? तो इनमें से एक जनजाति जिसका नाम है भील जनजाति, ये मुख्य तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मिलेगी। पटचित्र चित्रकला जो है, पटचित्र नाम की, जो कि एक कपड़े पे बनाई गई चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से आता है? तो भारत में ये पट चित्रकला जो होगी, इसका संबंध किस राज्य से हो सकता है भाई? इसके बारे में सोच के बताएंगे। तो पट चित्रकला कहां से रिलेट करती है? चलिए भाई जल्दी से आंसर करेंगे भाई। इस तरह की जो चित्रकला बनेगी उसका संबंध भारत के किस राज्य से होगा? तो देखो भाई, याद रखेंगे, इसका जो मुख्यतः संबंध आपको मिलेगा वो उड़ीसा और बंगाल वाले रीजन में मिलेगा। पट चित्रकला कश्मीर के पुरुषों के द्वारा जो पहनावा पहना जाता है वो मुख्य तौर पर क्या कहलाता है? कश्मीर के लोगों के द्वारा जो पहनावा पहना जाता है उसको फैरान कहा जाता है। फैरान के नाम से होगा। इस जो एक लंबा सा रहता है गर्म कपड़ों का, उसको फैरान कहा जाता है। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला से क्या कहलाती है? जो लखनऊ के बुनकर है उनकी जो कला है कढ़ाई की, उसको चिकनकारी कहा जाता है। तो चिकनकारी लखनऊ के बुनकरों की है। अंबुबाची मेला कहां लगता है? आप जानते हैं सर, ये बहुत फेमस है। तो अंबुबाची जो मेला है हमारा, इसको लगाया जाता है कहां पर? गुवाहाटी में लगाया जाता है। असम का ये फेमस है, कामाख्या माता मंदिर में लगता है। भारत में पीर बुधन मेला कहां लगता है? जो भारत में या जगह पड़ती है शिवहर के नाम से। और पीर बुधन मेला जो कि एक मुस्लिम थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए थे एक सिख समुदाय के अंदर गुरु नानक जी से शामिल के साथ मिलकर। और यहां पर बस आपको याद करना है कि सर ये जो पीर बुधन मेला है ये कहां लगता है? ये मध्य प्रदेश में लगता है मेरे भाई। कहां लगता है? ये मध्य प्रदेश में है। ये उरुका कहां का एक पारंपरिक त्योहार है? उरुका नाम का जो एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है सर, ये कहां मनाया जाता है? अब आपको याद रखना है सर, ये उरुका के नाम से है। और इसको कहां मनाया जाता होगा? तो ये उरुका के नाम का जो फेस्टिवल है, याद रखना, जो बिहू है हमारा, मैंने बताया ना बिहू, माघ बिहू कहते हैं, या भोगली बिहू या रंगोली बिहू, ये असम का है सर। पश्चिमी उड़ीसा में जो पूजा की जाती है, पूजा का त्योहार मनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सर इसमें पोंगल जो है वो तमिलनाडु का, ओणम केरला का है। लासोर के नाम से जो है यहां पर, वो आपको कहां देखने को मिलेगा भाई? लासोर या लौसार के नाम से जो होगा वो जनरली तौर पर सिक्किम वगैरह के रीजन में। तो नुआखई जो होगा वो उड़ीसा का होगा। कौन सा यीशु मसीह के पुनरुत्थान यानी कि उनका रीबर्थ, रिसरेक्शन जो होगा उसके लिए बात की गई? देखो, क्रिसमस कहते हैं कि प्रभु जो यीशु मसीह उनका जन्म है गुड फ्राइडे, जिस दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया था। और ईस्टर कहते हैं जब उन्होंने दोबारा रीबर्थ लिया यानी। और हेलोवीन तो एक अलग त्योहार है, बिल्कुल 31 अक्टूबर को होता है हेलोवीन, जिसमें कि लोग अलग अलग शैतान बनते हैं, यानी उस तरीके के मुखौटा वगैरह लगाते हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी को डिफाइन करते हो। ये यीशु मसीह जो उसमें होंगे, ईस्टर पर रीबर्थ हुआ है। येमशो नामक एक जनजातीय त्योहार है, ये किससे संबंधित है? येमशे नाम का जो त्योहार है, देखो याद रखना, ये जनजातीय त्योहार है यहां पर। और ये नागालैंड में किया जाता है। येमशे नागालैंड का त्योहार है।
इसके बाद अगला सवाल है कि कौन सा मिजोरम का मुख्य त्योहार है? मिजोरम का, देखो हॉर्नबिल तो नहीं है सर, हॉर्नबिल तो नागालैंड का है, ओणम भी नहीं है क्योंकि ओणम जो है वो तो केरला का है, ये दो तो हो नहीं सकते। चापचारकुट है यहां पर एक, और उसके अलावा एक है सागा। ये जो सागा दावा है एक्चुअली याद रखना ये सिक्किम का है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये चापचारकुट मिजोरम का होगा। बौद्ध त्योहार है सोंगोक्रन, सोंगक्रन जो भी नाम है इसका, ये मुख्यतः भारत में कहां होगा? तो आपको अंदाजा होगा सर ये त्योहार कहां मनाए जाते होंगे। बौद्ध का जो है झारखंड में बौद्ध धर्म नहीं है, मुख्यतः अरुणाचल में होगा, तमिलनाडु में नहीं है बौद्ध धर्म, हिमाचल में भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मुख्यतः लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल में, असम में, इस तरफ का जो बेल्ट है हमारी, यहां मुख्यतः मिलेगा। तो ये सोंक्रम नाम का जो त्योहार होगा आपका, ये अरुणाचल में मुख्य तौर पर होगा। भारत के कुछ हिस्सों में किसान पोला त्योहार मनाते हैं कहां कर, और इसमें जो बैल है उसकी पूजा की जाती है, तो बैल की पूजा की जाती है, बुल की पूजा की जाती है, और ये महाराष्ट्र के रीजन में मुख्यतः होगा। तो भारत के कुछ हिस्से में पोला त्योहार मुख्यतः महाराष्ट्र में होगा। केरल में मनाया जाने वाला जो ओणम त्योहार है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो याद रखो जो ओणम है वो 10 दिन का त्योहार है, 10 दिन तक मनाया जाता है। दशहरा 10 दिन का होता है, दशहरा जो नेपाल में दशाईन कहलाता है वो 15 दिन तक मनाया जाता है, तो ये 10 दिन का होगा। केकोटिक्कली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? कोई कोटिक्कली जो नृत्य है सर, केकोटिक्कली जो भी पढ़ा जाए इसे, ये किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? अब आपको इसमें याद रखना है सर, ये जो त्योहार है हमारे पास, तो हम जानते हैं सर ये नृत्य होगा, ये इसका संबंध कहां से होगा? तो ये संबंध जो होगा ये केरला का डांस है, और केरला में दुर्गा पूजा, ओणम, बैशाखी में क्या होगा? तो केरला में ओणम होगा। भगोरिया संस्कृति से संबंधित भगोरिया कल्चरल फेस्टिवल जो है वो कहां का होगा? तो भगोरिया के नाम से जो कल्चरल फेस्टिवल है इसका संबंध कहां से होगा? चलिए भाई, क्या लगता है भाई, ये भगोरिया के नाम से जो होगा इसका संबंध भारत के किस स्टेट से, किस राज्य से होने वाला है? इसको भी याद रखेंगे भाई, भगोरिया के नाम से। तो मध्य प्रदेश में ये भगोरिया ट्राइब मैंने आपको बताया है, इसके लिए मध्य प्रदेश में होगा। कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित त्योहारों की बात अगर हम करें सर, यहां पर एक त्योहार है वांगला, यहां डब्ल्यू से आएगा ये वांगला। तो वांगला एक फेस्टिवल है। कांग चिंगमा है, बिहू है, बिहू तो असम का, ये तो नहीं होगा। खारची पूजा, खारची पूजा, केर पूजा, गरिया पूजा, ये जो होंगे सर हमारे, ये हमारे त्रिपुरा से रिलेट करते हैं। और इसकी अगर हम डांस कर रहे हैं, ये जो फेस्टिवल है उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो याद रखना गरिया, केर और खारची तीनों पूजाएं जो होंगी वो त्रिपुरा में होंगी। रेणुका झील जो भारत की एक रामसर स्थल है और सबसे छोटा रामसर स्थल है, तो भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल है जो रेणुका झील है ये, और ये रेणुका झील कहां है? हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखिएगा। सारी झीलें क्लियर होनी चाहिए। वारली कला कहां पाई जाती है? वारली आर्ट जो है वो कहां की है? तो इस नाम को देखकर आपको रियलाइज होना चाहिए सर, ये जो आर्ट फॉर्म है वारली के नाम से, ये महाराष्ट्र का होगा। चेनानी नशरी टनल, जिसको अब हम लोगों ने नाम बदल दिया और इसका नाम चेंज करके पंडित मदन मोहन, एक मिनट, नेशारी टनल है ना, एक नाम, हम देखो कई सारे नाम बदले, एक में एक्चुअली एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर गया है, कोई पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर गया है। चेनानी नशरी टनल जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो जम्मू कश्मीर में होती है सर। आलू पोस्तो, ये एक डिश है, एक व्यंजन है। अब ये कहां की डिश है? आलू पोस्तो डिश कहां की? अब सोचिए, ये भी सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, मतलब कुछ भी आ रहा है ये कह लीजिए सर। आलू पोस्तो जो व्यंजन है बंगाल का है, बंगाल में आलू की बनी हुई डिश है जिसको आलू पोस्तो कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में। धमेक स्तूप कहां पर है? जो फेमस स्तूप है भारत में उसमें से एक धमेक स्तूप है, ये कहां पर है? तो सारनाथ में जो स्तूप बना हुआ उसको धमेक स्तूप कहा जाता है। अलमट्टी बांध निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? अलमट्टी बांध जो है वो भारत में किस राज्य में है और किस रिवर पर है? कृष्णा रिवर पर बना है, कर्नाटक राज्य में इसको अलमट्टी बांध कहा जाता है, कर्नाटक। शोर मंदिर जो एक यूनेस्को में शामिल विरासत स्थल है, ये किस राज्य में है? शोर टेम्पल जो है याद रखिएगा, ये आपके पास जो बना हुआ है ये कहां पर है?
तो याद रखो ये तमिलनाडु में स्थित है और ये करंट अफेयर में भी अभी आया हुआ है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह कहां पर है? जो फेमस दरगाहें हैं भारत में, हम उनको भी देख सकते हैं, काम आती है एग्जाम में कई बार। तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहां पर है? ये नई दिल्ली में है, निजामुद्दीन। सालार जंग म्यूजियम कहां बना हुआ है? तो सालार जंग म्यूजियम जो है वो हमारा हैदराबाद में बना हुआ है। भाई स्पेलिंग गलत है, ये हैदराबाद में जो बना हुआ है दैट इज सालार जंग म्यूजियम इसे कहा जाता है। तो इस पर बेस्ड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारी, और साथ में हम देखते हैं सर इसके अंदर एक और चीज की, इस पे छोटी छोटी वीडियोस जो बनी थी वो काफी काम आती है। उसमें मैंने सारे रिसर्च सेंटर वगैरह बताए हैं और आगे भी लेकर आता रहूंगा मैं। अभी एग्जाम आपका 15 तारीख को होना है, 14 से शुरू होना है, माफ कीजिएगा। एंड देन जिस दिन भी आपका एग्जाम हो, बट उससे पहले भी आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी और इसके लिए आप चैनल पर और चीजों को भी देख सकते हो। छोटी छोटी वीडियोस में आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे फेमस म्यूजिशियन में दिक्कत आ रही है, मुझे डांस में दिक्कत आ रही है, मुझे फेस्टिवल्स में दिक्कत आ रही है, आप इंडिविजुअली उसकी छोटी सी वीडियो और पीडीएफ को देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।